राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 11 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का डिस्कशन किया था और आज हम इसके एग्जाम्पलर और क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो अभ्यास के प्रश्न है वो। चैप्टर का नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हृदय हृदय क्या है? हृदय एवं रक्त वाहिनियां शरीर के किस तंत्र का निर्माण करती है? हृदय एवं रक्त वाहिनियां मिलकर शरीर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र रक्त वाहिनियों से बना होता है जो कि रक्त को हृदय से दूर और हृदय की ओर ले जाता है। परिसंचरण तंत्र का क्या काम है? वो रक्त वाहिनियों से बना होता है जो कि रक्त को हृदय से दूर और फिर हृदय की ओर ले जाता है। धमनियां जो है उसका क्या काम है? धमनियां का काम है रक्त को हृदय से दूर ले जाना और शिराएं का काम क्या है? रक्त को वापस हृदय तक लाना। शरीर के दूसरे भाग से शिरा का काम क्या है? रक्त को वापस हृदय में लाना। और धमनी का काम है जो हृदय से में रक्त रहता है उसको दूर ले जाना। प्लाज्मा किसे कहते हैं? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को कौन शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है? रक्त। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त एक द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती है जिनमें एक लाल वर्णन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। तो आप जान गए कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC व्हाइट ब्लड सेल किसे कहते हैं? रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मतलब सेल है जो रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC होगा। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स किसे कहते हैं? रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टिकाणु प्लेटलेट्स कहते हैं। अगर आपको विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और खून बहता ही रहेगा और अंत में क्या हो जाएगा कि उसका किसी का भी मृत्यु हो सकता है। इसलिए विटामिन के भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है? मानव शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के किस भाग में ले जाती है? धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है और रक्त का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। अतः धमनियों की भीतरी दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। धमनी का क्या काम है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाना शरीर के अन्य भाग में, हृदय से शरीर के अन्य भाग में। स्पंदन दर किसे कहते हैं? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर हार्ट बीट रेट क्या कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर कितनी होती है? विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। शिराएं किसे कहते हैं? वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, उसे शिराएं कहते हैं। शिराएं क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध को रक्त के शरीर से वापस कहाँ ले जाती है? हृदय में, उसे शिरा कहते हैं। और धमनी किसे कहते हैं? हृदय में जो रक्त रहता है और आपका ऑक्सीजन समृद्ध रक्त रहता है उसको
शरीर के अन्य भागों में ले जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है। केशिकाएं किसे कहते हैं? धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है। उत्तकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है, जो रक्त को हृदय में ले जाती है। फुफ्फुस धमनी का क्या कार्य है? फुफ्फुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। अक्सर आपको कंफ्यूजन होता होगा कि धमनी का क्या कार्य है। धमनी का कार्य तो आपका हृदय में जो रक्त रहता है, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त रहता है, उसको शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी का क्या कार्य है आपका? वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा का क्या कार्य है? फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। इसी तरह आपका जो शिरा है उसका डिफरेंस और फुफ्फुस शिरा का डिफरेंस ये है कि शिरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जो रक्त रहता है उसको शरीर से हृदय में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा का कार्य क्या है कि ऑक्सीजन समृद्ध जो रक्त रहता है उसको फेफड़ों से हृदय में लाती है। हृदय स्पंद मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? हृदय स्पंद मापने के यंत्र को स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आंतों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के साथ साथ धमनियों और शिराओं में रक्त के प्रवाह को सुनने के लिए भी किया जा सकता है। हृदय के क्या कार्य है? हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़े बाईं ओर झुका रहता है। हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर जो 2 कक्ष होता है वो अलिंद कहलाते हैं और नीचे 2 कक्ष होते हैं वो निलय कहलाते हैं। आपको याद करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज निचले मतलब निलय और ऊपर का जो है अलिंद। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। कक्ष का जो बीच का विभाजन होता है उसकी वजह से जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध जो रक्त होता है उसको आपस में मिलने नहीं देती है। हार्ट बीट हृदय स्पंद किसे कहते हैं? हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशी की बनी होती है। ये पेशियां क्या करती है? लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती रहती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन हार्ट बीट कहलाता है। आप हार्ट बीट तो जान ही रहेंगे क्या होगा कि धड़कता रहता है, उसको हार्ट बीट कहते हैं। हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी। क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस तल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे आपने क्या जाना कि स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन तंत्र हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं जो पचता है वो तो बॉडी में रह जाता है, लेकिन जो अपाचित भोजन होता है उससे हम लोग को मतलब निकल जाता है, वो हमारे शरीर से निकल जाता है, बाहर हो जाता है। शरीर में जहाँ मूत्र जमा होता है उसे क्या कहते हैं? शरीर में मूत्राशय में जमा होता है। मूत्राशय से एक पेश नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा जो होता है खुला होता है, जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिसके मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क मूत्रवाहिनियां मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं।
कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र करता है? कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटों में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में यूरिया की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। वह पेय से नली जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? गुर्दे से मूत्र ट्यूब जैसी मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में पाया जाता है। यह मूत्राशय में जमा होता है और मूत्रमार्ग नामक मांसपेशीय नली के अंत में मूत्र द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान केशिकाओं में होता है। मानव शरीर के किस भाग में पसीने की ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? पसीने में पानी और लवण पाया जाता है और मानव शरीर में ओठों पर पसीने की ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। मूलरोम किसे कहते हैं? पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूलरोम होते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। एक ऊंचे पेड़ में मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ खींचने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? पौधे मिट्टी से खनिज, पोषक तत्व और पानी अवशोषित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के दौरान पौधों द्वारा रंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में बहुत सारा पानी नष्ट हो जाता है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो क्या होता है? पौधों द्वारा रंध्रों के माध्यम से बहुत सारा जल नष्ट हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन एक चूसन खिंचाव उत्पन्न करता है जो ऊंचे पेड़ों में पानी को काफी ऊंचाई तक खींच सकता है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो कि सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं। मछली कैसे करते हैं? अमोनिया के रूप में। और पक्षी, छिपकली और सर्प कैसे करते हैं? अर्धघन सेमी सॉलिड के रूप में होता है जो कि मुख्यतः श्वेत सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। संवहन ऊतक किसे कहते हैं? पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो कि संवहन ऊतक बनाती है। ऊतक टिश्यू किसे कहते हैं? ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जाइलम दारू किसे कहते हैं? जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम दारू कहते हैं। जाइलम चैनल नालियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। फ्लोएम पोषवाह किसे कहते हैं? भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम पोषवाह कहते हैं। पादप क्यों मृदा में से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं? पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। और क्या होता है? पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसन, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है और विशाल वृक्षों में बहुत ऊंचाई तक जल का विकर्षण, खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करता है। इस प्रकार आपने देखा कि पादप क्यों मृदा से अधिक जल अवशोषित करते हैं। अब हम उसके बाद अभ्यास के प्रश्न करेंगे। कॉलम ए में दी गई संरचनाओं को कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। रंध्र क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन, जो अभी पिछले ये में पढ़ा आपने। जाइलम का क्या है? जल का परिवहन। मूलरोम का क्या काम है? जल का अवशोषण करना। और फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन करना। जाइलम का काम है जल का परिवहन और फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन। जाइलम से ही मतलब जल, जा से जाइलम और जा से जल,
तो याद करने का उतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जाइलम क्या है, जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है? धमनी के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन कोशिका कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। धमनियां और सिराएं कोशिकाओं के द्वारा जाल द्वारा जुड़ी रहती है। धमनी और सिराएं कैसे जुड़ी रहती है आपस में? कोशिकाओं में। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है? हृदय स्पंद हार्टबीट कहलाता है। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या है? यूरिया। और पक्षी सर्प और छिपकली का है यूरिक अम्ल। और मछली का है अमोनिया। पसीने में जल और क्या होता है? लवण होता है। उर्वरक अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें ऊंचाई तक जल कैसे पहुंचता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। उसमें क्या होता है? चूषण अभिकर्षण बल होता है, इसी के माध्यम से होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूलरोम के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया था कि जल का परिवहन कैसे होता है? जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम। स्पष्टीकरण। जाइलम जल और घुले हुए खनिजों को जड़ों से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली से ढककर। आंसर होगा आपका पंखे के नीचे रखकर। अगर जल का अवशोषण करना है तो आपका देखा होगा कि कोई मतलब हवा चल रहा है या फिर पंखा है तो उसके नीचे रख दो तो वो तुरंत सोख लेता है, तुरंत उसका अवशोषण हो जाता है। वायु की बढ़ी हुई गति से वाष्पोत्सर्जन में तेजी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ों द्वारा जल अवशोषण क्या होता है? बढ़ जाता है। पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? समझाइए। पौधों और जानवरों दोनों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका को श्वसन के माध्यम से ऊर्जा जारी करने के लिए पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हम जो खाना खाते हैं उसे कोशिकाओं द्वारा अवशोषित करने के लिए छोटे छोटे घटकों में तोड़ दिया जाता है। हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वह भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। पादप तथा जंतुओं में परिवहन द्वारा रक्त के माध्यम से भोजन, जल, ऑक्सीजन एवं अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है? मनुष्य जैविक क्रियाएं करता है। और परिवहन द्वारा उन अंगों में उत्पन्न हानिकारक पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, मूत्र आदि को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अतः पादपों और जंतुओं में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब कहीं चोट लगती है तो रक्त बहना शुरू हो जाता है, लेकिन यह अपने आप ही जम जाता है। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो रक्त नहीं जम पाएगा और बहता रहेगा। बहुत ज्यादा रक्त की हानि से क्या होगा? अंततः मृत्यु हो जाएगी। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन के। इसे शाही रोग भी बोलते हैं और ये शाही रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको ये रोग हुआ था, इसीलिए। रंध्र क्या है? रंध्रों के दो कार्य बताइए। पौधों के पत्तों में पाई जाने वाली उन सूक्ष्म संरचनाओं को स्टोमेटा या फिर रंध्र कहते हैं, जो गैसों का विसरण आदान प्रदान करते हैं। यह रंध्र तंत्र एक खुला स्थान अथवा रंध्र दो अधिचर्म रक्षक कोशिकाओं और उनके सहायक कोशिकाओं से घिरा होता है। रंध्रों के बाद बंद होने या खुलने की प्रक्रिया कोशिका के गार्ड सेल द्वारा नियंत्रित होती है। रंध्र के दो कार्य बताइए। वे वायुमंडल के साथ गैसों CO2 और O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। पत्ती की सतह से पानी का वाष्पीकरण रंध्रों के माध्यम से होता है। इस प्रकार रंध्र वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है?
पौधों की पत्तियां निरंतर वाष्पोत्सर्जन करती रहती है, जिससे अतिरिक्त पानी को बाहर फेंक दिया जाता है। पानी की इस हानि की आपूर्ति जड़ से जल परिवहन द्वारा होती रहती है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन से पौधे के अंदर कर्षण खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा जल पौधे के शीर्ष तक पहुंच जाता है और पौधे की पत्तियों में जल व खनिज की आपूर्ति होती रहती है। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन इसी के द्वारा होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है उसमें। पौधों द्वारा अवशोषित किए गए पानी के नुकसान के लिए वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हालांकि यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पानी को ऊंचे पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचाने में मदद करता है। नतीजन यह होता है कि पूरे पौधे के शरीर में पानी के वितरण में मदद करता है। यह पौधों को ठंडा रखने में भी मदद करता है। रक्त के घटकों के नाम बताइए। रक्त के घटक है प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं या फिर रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है, जिसमें रक्त कोशिकाएं निलंबित रहती है। प्लाज्मा में पानी, खनिज, पोषक तत्व और प्रोटीन आदि होते हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु प्लेटलेट्स। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स एवं अन्य आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों से लाकर फेफड़ों एवं अन्य उत्सर्जी अंगों की सहायता से निष्कासित करता है। उपापचय में बने विषैले एवं हानिकारक पदार्थों को हानि रहित बनाने के लिए यकृत में भेजता है। इस प्रकार सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग द्रव की मौजूदगी के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। रक्त लाल रंग क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। हृदय के कार्य बताइए। हृदय शरीर के समस्त अंगों एवं कोशिकाओं में शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है। अशुद्ध रक्त को अंगों से एकत्रित करके फेफड़ों, वृक्क एवं यकृत में शुद्ध होने के लिए प्रभावित करता है। हृदय रक्त के माध्यम से सभी कोशिकाओं को जल एवं अन्य उपयोगी पदार्थों का संवहन करता है। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? शरीर में जैविक क्रियाओं के अंतर्गत कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। इनका शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा शरीर में विष उत्पन्न हो जाएगा, जिससे मृत्यु हो सकती है। शरीर की कोशिकाओं के कामकाज के दौरान कुछ अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थ बनते हैं। यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ विषाक्त होते हैं। जब इन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है तो वे रक्त में मिल जाते हैं और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे शरीर में से ऐसे जहरीले अपशिष्ट पदार्थों को निकालना जरूरी होता है, इसलिए अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उत्सर्जित करना आवश्यक होता है। इसी के साथ चैप्टर 11 यहीं पे समाप्त होते हैं और आशा करती हूँ आप सभी को पसंद